तो आप ही अपना एक न्यूज़ चैनल क्यों चला रहे हैं? आप एक ना पार्टी खोल लीजिए, पार्टी खोल के ये 243 पे चुनाव लड़वा लीजिए भाई, आप ही लड़वा लीजिए और जितवा के ले आइए। कल अगर अख्तुल ईमान साहब बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और ओवैसी के दामन को छोड़ देते हैं, तो क्या ओवैसी साहब फिर किस पर भरोसा करेंगे और किसको सीमांचल का नेता मानेंगे? जैसे बीजेपी वालों से सवाल क्या आता है ना कि रोजगार क्यों नहीं मिला, तो कहा जाता है कि आप वो अब देश विरोधी हो गए। वही सवाल आप कांग्रेसियों का है। क्या ओवैसी साहब इतने भी सलाहियतमंद नहीं है कि एक अस्पताल खोल दे किशनगंज के सरजमी पे? क्या उनके पास इतना पैसा नहीं है? मैं कहता हूं कि क्या ओवैसी साहब 2014 में बालिग हुए हैं? कब बालिग हुए हैं? 2014 से पहले बालिग नहीं हुए थे। 2014 में ही उनको क्या जरूरत पड़ गया बिहार आने का और सीमांचल आने का? आपने गिरिराज सिंह से पूछने का काम किया, आपने बिहार के हनुमान से पूछने का काम किया। आप इस बात को खारिज कर दीजिए कि मैं सबका साथ सबका विकास नहीं दूंगा, मैं सिर्फ हिंदू की पार्टी हूँ। ओवैसी साहब के पार्टी के टिकट में जिस तरह से बंदरबाट हुआ, पैसों का लेन देन का आरोप लगा, कोई जवाब दिए ओवैसी साहब? जवाब देंगे ओवैसी साहब कि यहाँ भाजपा और भाजपा की बी टीम दोनों यहाँ से चुनाव लड़ रही है, इसीलिए सेंटर बना हुआ है। बी टीम आप किसको कहते हैं? अब आप समझ लीजिए ना। मिनट ओवैसी साहब बोले मेरे दाएं तरफ अख्तुल ईमान होगा, बाएं तरफ इम्तियाज जलील होता तो आज ये बिल नहीं आता। किसको बुड़बक बना रहे? आपको वोट कितना पड़ा? आपने पहला जुमला गलत बोला, माफी मांगे। अरे आप फायर हो रहे हैं जो बीजेपी वाला कहा। क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अरे क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप बदतमीजी कर रहे हैं ना। आपने कभी सत्ता से सवाल पूछने का? अरे हमेशा सवाल क्या है ना, आप मिले टाइम्स को खोल कर देखिए ना। मिला टाइम्स का इंतखाबी सफ़र यानी हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है और हम पहुंच चुके हैं सीमांचल में और इस वक्त खड़े हैं सीमांचल के किशनगंज में, जहां AIMIM मजबूत दावेदारी कर रही है। RJD और कांग्रेस के उम्मीदवार भी मैदान में मौजूद हैं, बीजेपी भी यहां चुनाव लड़ रही है और इस वक्त किशनगंज पूरे देश में सबसे ज़्यादा मौजूद बहस है, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसी पार्टी यहाँ पर मजबूत दावेदार बन चुकी है, इसको अपना गढ़ बना चुकी है। और यहाँ के लोगों का क्या कहना है, यहाँ के लोग किसके साथ हैं, किसको वोट डाल रहे हैं। दूसरे फेज़ में किशनगंज और पूरे सीमांचल में वोटिंग होगी और इस सीट पर सबकी नज़र है। ख़ासतौर पर किशनगंज में 5-6 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां दूसरी पार्टियों ने भी मजबूत दावेदारी कर रखी है। अख्तरुल ईमान की पार्टी के नुमाइंदे भी मजबूत दावेदार हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं ज़रा उनसे जानते हैं उनके मन में क्या है, ये किसको वोट देने वाले हैं, किसकी सरकार बनाने वाले हैं। इधर मेरे पीछे कैफ़े भी है, उनसे बातचीत करेंगे किन लोगों के मन में क्या है। ज़रा भाई को रोकते हैं। अच्छा खैर, ये रक्षा वाले भाई है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, क्या नाम है? गुल मोहम्मद। किसकी सरकार बनेगी इस बार बिहार में? RJD का आना चाहिए। RJD की। और यहाँ का वोट किसको जाएगा? हम लोग तो कांग्रेस को देंगे। आप लोग कांग्रेसी हैं? कांग्रेस के जो विधायक बनते काम करते हैं, पिछले विधायक ने काम किया था? करता है काम, ऐसा बात नहीं करता है। करता। ओवैसी की भी पार्टी यहाँ पर है, उसके बारे में? OBC का भी है, तो उसको यहाँ लोगों का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहाँ। जीतेगा नहीं क्या? यहाँ किशनगंज से तो उम्मीद कम ही है, बाकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? विजय कुमार। विजय कुमार जी। ओ, किसकी सरकार बनेगी इस बार बिहार में? जो अच्छा काम करेगा उनका बन जाएगा। नीतीश कुमार 20 साल से तकरीबन सरकार में मुख्यमंत्री है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो इस बार आप बदलना चाहते हैं, उसी को चाहते हैं? नहीं नहीं, जो अच्छा काम कर रहा है उसको रखेंगे। यानी नीतीश कुमार को रखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को? ना ना, लोग कह रहे हैं कि युवा है। नहीं लाना ना। अच्छा, तेजस्वी के आने से जंगल राज जाएगा। बिल्कुल। और यहाँ किसको वोट करिएगा, किसकी सरकार बस बनेगी? नीतीश कुमार को ही देना है। यहाँ भी नीतीश कुमार को? कांग्रेस को? ना ना ओ ना। तो और क्या इधर इस इलाके में किसको ज़्यादा जीत मिलेगी वैसे? देखिए, सब जगह का अपना अपना, सबका अपना अपना ये है, जिसका जहाँ पे जैसा है उस तरह से है, लेकिन हम तो नीतीश कुमार को देंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं ये है। तो गलत है, ये गलत बात है। बिल्कुल गलत है। जिसका खाया है, जो किया है उसको देना है। तो नीतीश कुमार अच्छे नेता हैं कि नरेंद्र मोदी? दोनों एक ही तो हैं अभी। लेकिन काम कौन ज़्यादा कराता है? काम जिस जगह पे जिनका दिया हुआ है, यहाँ बिहार में नीतीश कुमार को दिया तो नीतीश कुमार ही ना करेंगे। हाँ, लेकिन हाँ, तो अभी तो नीतीश कुमार ही है ना यहाँ पे। नीतीश कुमार ज़्यादा काम कराते हैं। बिल्कुल ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ज़्यादा काम कराते हैं। कुछ और लोगों से इधर कुछ लोग बैठे हुए, ज़रा सा इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग यहीं से हैं क्या? चाय वाय पी रहे हैं यहाँ पर? जी, चाय पी रहे थे। ओके, ये चुनावी माहौल शुरू हो चुका है क्या किशनगंज में? चुनावी माहौल पूरे बिहार में शुरू हो चुका है। सिर्फ किशनगंज की क्यों बात करते हैं भाई? आप तमाम मीडिया वाले किशनगंज को क्या समझ लिए, रणभूमि बना दिए भाई आप लोग।
किशनगंज बहुत ज़्यादा चर्चे में है और ज़रा सा आप लोगों से चर्चा करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? रेहान अहमद। रेहान अहमद। और आपका नाम? मोहम्मद खुर्शीद। मोहम्मद खुर्शीद। आपका नाम भाई? जीशान। और आपका? अमन रज़ा। तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा किशनगंज की हो रही है, हालांकि यहाँ से ज़्यादा बड़े बड़े लीडर दूसरी जगह चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि किशनगंज बिल्कुल सेंटर बना हुआ है इन्फॉर्मेशन का, चर्चा का? सेंटर बना हुआ है क्योंकि यहाँ भाजपा और भाजपा की बी टीम दोनों यहाँ से चुनाव लड़ रही है, इसीलिए सेंटर बना हुआ है। बी टीम आप किसको कहते हैं? अब आप समझ लीजिए ना, जो वोट का बिखराव कर दे भाई। हमारे गठबंधन का जो सरकार बनने का एक उम्मीद है लोगों के अंदर, जो आपके मसाइल को लेकर के आगे रहता है, तो वैसे लोगों को अगर रोकने का काम कर रही है तो भाजपा दशानंद स्वरूप है। भाजपा का 10 रूप है, 10 सर है भाई। सामने से भी लड़ता है, पीछे से भी लड़ता है, और उसके साथ बहुत संसाधन है। पार्टी सत्ता में है, पैसे की भी दिक्कत नहीं है, लोगों को खड़ा करने का काम करती है। यहाँ के मुद्दे क्या है किशनगंज के, खुर्शीद साहब? सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं यही कहूँगा कि शिक्षा का मुद्दा होता है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है। जब आप शिक्षित होइएगा तो अच्छे और बुरे में आप फ़र्क करना जानिएगा। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप आँख रहते भी अंधा हैं। तो शिक्षा का बुनियाद ये है कि हमारे किशनगंज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ज़मीन है। लगभग 2011 में उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। बिहार सरोला कासमी साहब ने किया जी, था। सारे लोगों ने ऑल पार्टी के लोगों ने मिलकर इस चीज़ को किया था और बिहार सरकार से उस ज़मीन को उन लोगों ने लेने का काम किया। लेकिन जब 2013 में सोनिया गांधी जी आई थी, उन्होंने कुछ फंड भी अलॉट किया था और उसके बाद सरकार चली गई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है। किस बात पे आती है? वो हमेशा से ये कहते थे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मेरा उनसे हमेशा से ये सवाल रहा है और जब भी मुझे मीडिया के माध्यम से बात करने का मौका मिलता है तो मैं हमेशा इस बात को रखता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर वो भी आपके चैनल को देखें, द मिलर्स टाइम को, या उनके लोग देखें तो इस बात को समझें। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ज़मीन है, 11 साल से आप केंद्र में सरकार में हैं। आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। अगर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप अगर यहाँ पर फंड देकर एक बड़ा तालीमी इदारा यहाँ पर बना दिए होते हैं तो यहाँ जो सीमांचल के जो लोग हैं, पिछड़े हैं, जो गुड़बे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको बाहर पढ़ाना नहीं चाहते हैं या उनके माँ बाप का माली हालत ठीक नहीं है जो बाहर भेजें कि बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो अगर यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्थापना हो जाता, कायम हो जाता, तो यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ के जो उनका सपना है, जो हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे पढ़ के IAS बने, IPS बने, जज बने, वकील बने, डॉक्टर बने, जो भी बने, तो हर माँ बाप का यही सपना है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख लें। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, जो मेहनत कश हैं। बिल्कुल, ये जो MU सेंटर का मसला है उसको लेकर के यहाँ के जो लोकल नेता हैं, आपके जो MP है, वो कितने एक्टिव आपको नज़र आते हैं? जो पार्टी है वो कितना सपोर्ट करती है आप लोगों को? बहुत ज़्यादा सपोर्ट। हमारे MP साहब जब भी सेशन चलता है पार्लियामेंट का, वो हमेशा से एक बैनर को लेकर और बाहर मीडिया। बड़ी अच्छी बात आपने की कि आपके MP साहब बैनर लेके खड़े होते हैं। सवाल ये को अकेले क्यों खड़े होते हैं? पूरी पार्टी कांग्रेस के दूसरे MPs उनके साथ क्यों खड़े नज़र नहीं आते हैं? MU का मसला सबका मसला है। अगर दूसरे मसले पर सारे MP एक साथ हैं तो किशनगंज के मसला पर मोहम्मद जावेद कांग्रेस के MP अकेले क्यों पड़ जाते हैं? अकेले नहीं है। मैं आपकी जानकारी में एक बात बता देना चाहता हूँ कि उनके MP जितने हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सारे लोगों का एक कमेटी बना है। उसमें फोटो दिखाइएगा कि उसमें सब लोग एक साथ आकर, जैसे जावेद साहब के है ना अकेले की फोटो, तो कोई ऐसी तस्वीर दिखाइए कि उसमें सारे MP या कम से कम 8-10 मुसलमान MP उनके साथ खड़े हों पार्लियामेंट में। मैं देखा हूँ कहीं ना कहीं, उसमें मैं आपको निकाल देता हूँ उस क्लिप को, कि सारे MP, बहुत सारे उनके साथ MPs खड़े थे पीछे और उन्होंने एक नारा थे। मैं आपको बता, मैंने देखा, मैं सेंटर के लिए जी बिल्कुल खड़े थे और उन्होंने नारा लगाया और सारे लोग उसके लिए बात किए कि किशनगंज के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार जो है। और बात बताइएगा आप सब लोग के मौलाना सरोला कासमी MP थे और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के MP को, यहाँ के लोगों को आंदोलन करना पड़ा MU के सेंटर के लिए और स्टेट सरकार ने भी ज़मीन अलॉट किया। हालांकि उस वक्त जो UPA की सरकार थी, फंड रिलीज़ नहीं हो सका। अब जो 10 साल से या कह लीजिए 11 साल हो गए मोदी सरकार है, इसमें कितने आंदोलन हुए हैं किशनगंज में, पूरे सीमांचल में MU सेंटर के लिए? हाँ, बड़े पैमाने पे आंदोलन नहीं हुआ है, ये बात मैं आपका मानता हूँ। और बहुत जल्द आने वाले वक्त में जिस तरीक़ा से सारे लोगों ने मिलकर
एएमयू सेंटर के लिए एक जगह होकर ज़मीन लेने का काम किया था, उसी तरीक़ा से सारे लोग एक जगह होकर आप कब तक किसको तरपाइएगा, कब तक जुल्म कीजिएगा। जुल्म का भी इंतहा होता है। लोग अपनी जमहूरियत के हिसाब से, संविधान के हिसाब से आपसे फंड मांगने का काम कर रहे हैं कि आप फंड दीजिए। अलीगढ़ लोग कहते हैं कि हमको वोट नहीं देते मुसलमान, तो हम क्यों फंड देंगे, हमको वोट नहीं करते, वोट कांग्रेस को देते हैं। बेबुनियाद है ना, तो फिर आपका ये वादा बेबुनियाद है कि सबका साथ और सबका विकास। आप इस बात को खारिज कर दीजिए कि मैं सबका साथ सबका विकास नहीं दूंगा, मैं सिर्फ हिंदू की पार्टी हूँ, ये कहिए आप। हम के 80% वर्सेस 20%। तो भैया कहने का मतलब ये कि 20% 80% की बात नहीं है। जिस तरीका से हम लोगों ने मिलकर, सारे लोगों ने मिलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ज़मीन लेने का अगर काम किया था, तो वही यहाँ के सीमांचल के फिर सारे लोग अगर एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं फंड देने का भी काम हम लोग करवाएंगे और उनसे लेकर रहेंगे। आपकी जानकारी में एक इजाफा कर दूं, आप ये भाई साहब हमारे बोल रहे थे कि डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब वो एक पार्लियामेंटेरियन है, एमपी है, किशनगंज का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश लोकतांत्रिक देश है, आप अपनी बात को लोकतांत्रिक ढंग से ही रख सकते हैं। मांगने का एक तरीका है, लड़ा नहीं जा सकता, हाथापाई नहीं हो सकती है। तो जो सर्वोच्च सदन संसद भवन है, वहाँ पर वो अपनी बात मजबूती से, चाहे वो एचआरडी मिनिस्टर से मिलके हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी या गठबंधन के 70-75 एमपी का एक साथ साइन करवा करके लोकसभा के पटल पे रखने का काम किया। कब किया उन्होंने? आपको जानकारी नहीं है तो मैं जानकारी दे देता। कब रखा सारे एमपी का साइन करवा? 75 एमपी का। कब, किस सेशन में वो? मैं सेशन एग्जैक्टली याद नहीं। मतलब मैं अभी 2024 के बाद? हाँ, नहीं, ये 19 के बाद तो रखा ही था, अभी 24 के बाद भी अभी 75 एमपी का एक साथ में। वो फुटेज भी आपको, फोटो भी, तस्वीर उनकी आई तो अकेले नहीं प्रोटेस्ट किया था खड़े होकर के, कोई दूसरा एमपी उनके साथ नहीं था। बात समझिए तो हर एमपी का अपना अपना क्षेत्र है, अपना अपना लोकसभा है, लेकिन यहाँ अलीगढ़ के मौजू को लेकर के जिस मुखरता से आवाज़ डॉक्टर जावेद आज़ाद ने उठाने का काम किया है लोकसभा के अंदर, मैं आपको तस्वीर भी देने का काम करूंगा। सवाल मेरा ये कि वो तो उठा रहे हैं और भी दूसरे एमपी, क्योंकि ये मामला तो सबका होना चाहिए। आप वोट जावेद को नहीं देते, आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। आप वोट देते हैं किसको? आप राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, तो मुद्दा तो सबके लिए होना चाहिए ना। मान लीजिए एक दलित लड़की के साथ रेप होता है तो सारे एमपी आकर के आवाज़ उठाते हैं, तो ये मुद्दा सिर्फ जावेद का क्यों? खैर, एक और मुद्दा है, अभी टिकट का बंटवारा हुआ और बिहार के मुसलमानों में बड़ी मायूसी है कि आरजेडी ने यादव समाज को 51 टिकट दे दिया, 36%, जिसकी आबादी 14% है, और मुसलमानों की आबादी 18% है, सिर्फ 18 मुसलमानों को 12% टिकट मिला। तो वोट ज़्यादा मुसलमानों का और सबसे कम सीटें मुसलमानों को। देखिए, चुनाव लड़वाने की जहाँ तक बात है तो आप गठबंधन के आधार पे जब चेक कीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी ने भी टिकट देने का काम किया है, ठीक है। लेकिन मामलात क्या आ जाता है कि एक क्राइटेरिया होता है कि भाई जिताओ कैंडिडेट, जीतना भी सिर्फ कैंडिडेट को चुनाव लड़वा देना ये आपके हक में फैसला नहीं हो जाएगा। जैसे अभी भाजपा के लोग बहुत हिमायती बन रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषणा करते हो। नहीं, बात समझिए, भाजपा के लोगों को छोड़िए, नहीं, भाजपा तो बाद में आएगा। मुसलमान, क्या आप नहीं चाहते कि एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने? मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं बना इस बिहार का, बना है ना, तो बनेगा भाई। तो वही कह रहे कि अभी जो नहीं घोषणा किया, 2% वोट है सहनियों का और मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया, 18% वाले को कोई कुछ नहीं मिल रहा है। चुनाव की रणनीति भी तो कोई चीज होती है। क्या राजनीति है? रणनीति कुछ चीज होती है ना, कुछ चीज बताना है, कुछ चीज हाइड रखना है। समय आने पे सब चीज का बात पता चल जाएगा। जब तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान नहीं हो रहा था तो गठबंधन से मुख्यमंत्री प्रत्याशी का ऐलान नहीं हो रहा, ये मीडिया वाले भी हल्ला करते थे और विपक्ष के लोग भी। आज घोषणा हो गया है, आज मुकेश सहनी जी का हो गया, आने वाले समय में दलित समाज से भी होगा और अल्पसंख्यक समाज से भी होगा। किसने बोला? वो होगा कांग्रेस प्रभारी का। आपने कहा? उन्होंने इतना कहा कि दूसरे कम्युनिटी के लोग भी बनाए जाएंगे, अल्पसंख्यक का लफ्ज़ तो नहीं है कहीं पर। आप शायद नहीं सुने हैं, लल्लन टॉप पे आप वीडियो सुने थे कांग्रेस प्रभारी का? मैं बता रहा हूँ, सुने हैं? तेजस्वी यादव ने भी नहीं बोला। अरे भाई, अल्पसंख्यक समाज का भी होगा, वो कह रहे हैं और भी बनाए जाएंगे। एक मिनट, आपके हर प्रखंडवार डिग्री कॉलेज खुल जाए। ये बात अभी बोले थे रेहान भाई, ये बताइए, एक बात अभी आप बोले कि जो जीतने वाला होगा उसी को टिकट दिया जाता है, तो कई मुसलमान ऐसे बेचारे सिटिंग एमएलए
वो पिछली बार एमएलए बने, उसके बावजूद उनका टिकट काट दिया गया। मुसलमान है, कामरान है और कैसे कई लोग हैं। टिकट काटने में क्राइटेरिया तो आप कह रहे हैं कि वो जीतने वाला नहीं था, सर्वे बात नहीं समझिए हुआ ना, पार्टी अपने आधार पे अब सर्वे कराती है। पार्टी को कोई भी आपके मसाइल कब हल होंगे, आपका मेरा मसाइल कब हल होगा, जब हमारे लोग सरकार में आएंगे, जब हमारे लोग सरकार में चुन के आ जाएंगे तभी तो मसाइल हल होगा। तो जो जीतने वाला कैंडिडेट है पार्टी उसी को अपना कैंडिडेट बनाती है, चाहे वो प्रेजेंट विधायक हो या नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं तो है। आप ये मानते हैं कि पूरे बिहार में जहाँ 2 करोड़ 30 लाख मुसलमानों की आबादी है, वहाँ सिर्फ गठबंधन के जितने उम्मीदवार हैं 29-30 बस उतने ही जीतने वाले हैं, बकिया जितने की सलाहियत नहीं रखते थे, इस वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया। तो आप ही अपना एक आप न्यूज़ चैनल क्यों चला रहे हैं? आप एकदम पार्टी खोल लीजिए, पार्टी खोल के ये 243 पे चुनाव लड़वा लीजिए भाई, आप ही लड़वा लीजिए और जितवा के ले आइए। ओवैसी साहब लड़ रहे हैं ना भाई। 2015 में अब आपने मेरा जज्बात जगा दिया। 2000 नहीं बता रहा हूँ, बात जागने चाहिए, तब तो बात होगी खुलकर। बिल्कुल बता रहा हूँ। 2015 में बिहार विधानसभा के अंदर मुसलमान एमएलए कितने थे जानकारी है? 24 थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओवैसी साहब आए, मुसलमान के बहुत बड़े खैरखा बने, बहुत बढ़िया बात है। मुसलमान के हक हुकूक की बात करते हैं, पार्लियामेंट में बिल फाड़ देते हैं। ये वही बिल फाड़ते हैं कि केवाला फाड़ देने से जमीन नहीं छीन जाता है। तो मतलब बात समझिए, ओवैसी साहब का पार्लियामेंट में बिल फाड़ना गलत है। मेरी बात सुनिए। नहीं, एक बात फाड़ देने से रुक गया। ओवैसी साहब बोले थे ट्रिपल तलाक पे नहीं ला सकते हो, ला दिए ना। ओवैसी साहब के मतलब एक मिनट, ओवैसी साहब बोले मेरे दाएं तरफ अख्तुल ईमान होगा, बाएं तरफ इम्तियाज जलील होता तो आज ये बिल नहीं आता। किसको बुड़बक बना रहे? आपको वोट कितना पड़ा? आपके हिमायत में वोट 232 के आसपास पड़ा। मुसलमान एमपी कितने आपके? कितने एमपी? 24 है। तो 208 वोट किसने दिया? किसने दिया भाई? आप इस देश में ये बताइए ना, एक बात बड़ी अच्छी बोले, एक मेन हमको बोलने दीजिए। 2015 में मैं बता रहा था 24 एमएलए थे, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। 2020 में कितने एमएलए हो गए? 19 एमएलए हो गए। तो ये बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? ओवैसी साहब 5 सीट लाए ना। एक और डेटा सुनिए, 2015 में जो कितने 24 एमएलए थे, तो उसमें कुछ एमएलए जनता दल यूनाइटेड के भी जीते हुए थे। 2020 में जेडीयू ने 11 को टिकट दिया, भी नहीं जीता। जो भी जीता आरजेडी का जीता या एमआईएम का जीता। तो लोगों को उम्मीद है ना, लोगों को उम्मीद आरजेडी से है ना। आप 5 बनाए एमएलए, 5 जीता, लेकिन 4 कैसे भाग गया? तो उसमें से 3 को आपने टिकट भी नहीं दिया। एक मिनट, 4 भाग क्यों गया? अरे भाई 3 को आपने है उसमें से टिकट भी नहीं दिया, बुला करके। विधायक बच्चा है, टिकट देना जीत आधारित। अब ये बताइए, आरजेडी ने अच्छा किया तीनों का टिकट काट करके, तो किसको? गैर मुस्लिम को दे दिया वहाँ पर, क्या टिकट? अरे अच्छा किया, बोलिए ना अगर अच्छा किया। हाँ, अच्छा किया। जो कैंडिडेट हारने वाला उसको टिकट क्यों देगा भाई? तो लोग हारने वाले थे। और एमआईएम के नाम पर सब कैसे जीत गए फिर? अरे भाई पिछले बार सीए, एनआरसी, डिटेंशन कैंप, ओवैसी साहब ओवैसी अस्पताल खोल दूंगा, लंबा लंबा गप दे दिए, यहाँ ये चल देगा, ओवैसी स्कूल खोल दूंगा। क्या हो गया उनका गप का? आज नहीं हुआ यहाँ, कुछ नहीं हुआ भाई धरातल पे। क्या ओवैसी साहब इतने भी सलाहियतमंद नहीं है कि एक अस्पताल खोल दे किशनगंज के सरजमी पे? क्या उनके पास इतना पैसा नहीं है ना? मजलूम यहाँ पिछड़े लोग सीमांचल के एरिया में बसते हैं, इनके लिए हक की आवाज़ आप बहुत लंबा लंबा गप देते हैं। क्या एक अस्पताल खोल देते, एक स्कूल खोल देते, तब अपनी बात रखते। सवाल बड़ा अच्छा है कि यहाँ अस्पताल खोलना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए। 2015 के बाद से 2 मरतबा सरकार में कांग्रेस और महागठबंधन रही, का कोई अस्पताल स्कूल खुला है यहाँ? भाई साहब बताइए आप। देखिए, हमारी सरकार में जो 17 महीना हमारी सरकार चली है, उसमें हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो है डिप्टी सीएम रहा करते थे। उसमें उन्होंने घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार 2025 में बनती है तो ज़मीन जो है चिन्हित कर लिया गया है एम्स के लिए। और केंद्र सरकार से भी हमारे सांसद जो है प्रयासरत में है, उन्होंने भी ज़मीन का जो है सारा सर्वे वगैरह करा के जो है केंद्र सरकार को प्रपोजल देने का काम किया। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है अगर हमारी सरकार बनती है तो एम्स का जो सेंटर जो है किशनगंज की सरजमी पे खुलना खुलेगा पक्का, यकीन। कहाँ उन्होंने कहा? बिल्कुल, आप मैनिफेस्टो में कहा है या ऐसी किसी रैली में कहा? नहीं, उन्होंने अपने चुनावी सभा में कहा था ये बात कि अगर हमारी सरकार बनती है। कहा था या भी कहा है 20 में? अच्छा, 2020 में जी। तो सरकार में रहे ना कई महीना। उसके बाद जो है हम उसके बाद जो है हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो विधायक हैं, हमेशा प्रयासरत में। आपने देखा होगा सांसद जी को कि उन्होंने जो है लोकसभा में ये बात रखने की काम किया है। तो अपोजिशन में है ना। देखिए, हम कह रहे हैं कि जब सरकार बनती है तब काम होता है। अपोजिशन के लोग तो आवाज़ को उठाएंगे,
सांसद जी आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, तकरीरें कर रहे तो क्या हैं, लेकिन मार सरकार पीट बनी। अच्छा बड़े भाई, आप मेरे को एक बात समझाएं कि मैं अपनी बात किस तरीके से रखूं। जो हुकूमत है उसको मैं अपनी बात किस तरीके से रखूं, धक्का मुक्की करके रखूं, मारपीट करके रखूं, या गाली गुप्ते से रखूं। जो हमारा एक संविधान का दायरा है, जो तरीका है, मैं उसी हिसाब से चलूंगा। सांसद जी प्रयासरत में हमेशा। आपने एक बात कही, भाई साहब कह रहे थे, तो आप लोग अभी आप बोले कि वैसी आवाज़ उठाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा, नहीं करना चाहिए। आपके सांसद भी अपोजिशन, वो भी अपोजिशन में है, तो अपोजिशन के लोग तो तकरीर ही करेंगे ना, बोलेंगे ना। वो नहीं, आपने एक बात कही कि अवैसी आवाज उठा रहे, तो वो तरीका नहीं है। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? जो दिग्भ्रमित लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं आप सदन में जो है बिल को फाड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो गलत तरीका है। आपने सदन का, आपने आसन का जो है मर्यादा का वो ठेस पहुंचाया है, ठेस पहुंचा, यकीनन ठेस पहुंचाया है। आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि अगर आपने बिल फाड़ा तो बिल रुका, सदन बिल रुका, के हक की बिल नहीं रुका, बिल नहीं रुका। फार्मर को लेकर के बिल आया था, सारे सांसदों ने मिलकर के बिल को फाड़ दिया था, पूरी कापियां उड़ रही थी, तो अपोजिशन के तमाम नेताओं ने गलत किया था। आपको याद है 700 किसान मर गए थे, याद है ना? देखिए अब जब 700 किसान का हत्यारा नरेंद्र रेहान मोदी- भाई देखिए, मैं सवाल कर रहा हूँ, आप कह रहे बिल फाड़ना गलत था, वैसी की पार्टी का कोई जवाब देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल फाड़ना पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग करते हैं, अपोजिशन के सारे एमपीज ने एक बार बिल फाड़ने का काम किया, तो अगर इनका गलत था एज अपोजिशन लीडर तो उनका गलत था नहीं था, ये चलिए बताइए। मान ली आपकी बात को गलत है, सही है आपकी बात। इस बार जुमलेबाज सरकार को हराना है, चाहे केंद्र में हो या बिहार में हो। एक जुमलेबाज मोदी जी है, 15 लाख देंगे। अवाम यहाँ पे शिक्षित कम है, इस वजह से बिहार और पूरा उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में आदमी शिक्षित बहुत कम है। 15 लाख के चक्कर में, रोजगार के चक्कर में, वादे जुमलेबाजी में मोदी का सरकार बना है। और किशनगंज में जो ओबीसी 5 सीट लेके आया था वो भी जुमलेबाजी था, तो दोनों जुमलेबाजी को पहचाना गया है। इस बार उखाड़ के बिहार से फेंक ही देंगे। बिहार से शुरुआत होगा और पूरा भारत बदलेगा और 2029 को कांग्रेस का सरकार। आप एक बहुत अहम मुद्दा है। हाँ, क्या मुद्दा अगर है? एक बहुत जेन्युइन बात है, आप क़यादत की बात करते हैं, आप मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमान के हक हुकूक की बात करते हैं ओवैसी साहब, बहुत बढ़िया बात है। आपको मैं वीडियो फुटेज के माध्यम से दिखाने का काम करूंगा। ओवैसी साहब के पार्टी के टिकट में जिस तरह से बंदरबाट हुआ, पैसों का लेन देन का आरोप लगा, कोई जवाब दिए ओवैसी साहब? जवाब देंगे ओवैसी साहब? कितना वीडियो है भाई। आप एक तरफ मुसलमान की क़यादत खड़ी करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरह से पैसे का लेन देन करके आप टिकट बेचने की काम करते हैं, और यहाँ हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं, किसके पैसा से घूम रहा है ओवैसी साहब पे कहीं देखिए, कोई। ये तो कोई उनकी पार्टी का जवाब देगा क्या होगा, लेकिन जहाँ तक पैसा लेके टिकट देने का मसला है, किसी को दे के तो सारी पार्टियों में है। आरजेडी भी पैसा लेके टिकट दे रही है, कांग्रेस भी दे रही है, आरजेडी भी किसी को लेके नहीं दिया। एमआईएम भी दे रही है ना? वाले बताएंगे आप। नहीं तो आप आरजेडी पे बोल रहे हैं, आप कांग्रेस पे बोल रहे हैं। नहीं बोलिए ये बात, आप ऑन कैमरा बोलना होगा भाई। मैं भाई कह रहा हूँ कि सारी पार्टियां कर रही है ये। एमआईएम भी कर रही है ना? बिल्कुल कर तो रही है। हमाम में नंगा है ना? बिल्कुल। तो क्यों तो सारी पार्टियां कर रही है। कसम खा के अल्लाह रसूल की बात करके आप यहाँ पर गलत काम करेंगे और लोगों को गुमराह करेंगे, दीन इस्लाम के नाम पे अल्लाह की दुआई देंगे, और कसम खिलवाया जाता है यहाँ कैंडिडेट को कि गाली नहीं देना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। गाली नहीं देना। डर है, डर। अरे वो प्रत्याशी जो एक विधानसभा में 5-5 प्रत्याशी थे, सबका वीडियो बना लिया कि भाई अगर एक को टिकट होगा तो तुम लोग सब समर्थन करोगे। आप बाद में वही सब निकल के लोग गाली दे रहे हैं। अब बेच दिए भाई टिकट। आप क़यादत खड़ी करने आए थे, लेकिन आपकी कतनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया। आप चुनाव लड़ते हैं, 24-25 सीट पे चुनाव लड़ने का काम करते हैं। 18 वो सीट है जहां गठबंधन मजबूत है, 18 वो सीट, 5 वहाँ सीट लड़ रहे हैं चुनाव जहां भाजपा का एमएलए है, लेकिन 18 वो सीट है जहां गठबंधन के लोग हैं। तो गठबंधन को तो कह रहे थे ना, कितनी पार्टियों का अलायंस में आप शामिल कर, तो हमें भी शामिल करो, तो इसमें दिक्कत क्या है? उससे पहले बोल के गए थे 4 गए 24 लाएंगे, तो 6 ले कटोरा लेके क्यों चले गए 6 लेने के लिए? आप इस बात के लिए फिक्रमंद है कि नहीं? देखिए, आप लोग इस बात के लिए सोचते कि नहीं कि मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी मिले? आप एक बात बताइए, ओवैसी साहब को 2014 के बाद बिहार क्यों याद आ गया? किशनगंज क्यों याद आ गया? सीमांचल क्यों याद आ गया? वो हमेशा जब 2014 से आते हैं तो वो कहते हैं कि सीमांचल पिछड़ा है, शिक्षा के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, उनको कांग्रेस ने लूटा, उनको आरजेडी ने लूटा। तो मैं कहता हूं कि क्या ओवैसी साहब 2014 में बालिग हुए हैं? कब बालिग हुए हैं? 2014 से पहले बालिग नहीं हुए थे। 2014 में ही उनको क्या ज़रूरत पड़ गया बिहार आने का और सीमांचल आने का? क्या ज़रूरत पड़ा? जब से मोदी जी
बिहार का बागडोर और सत्ता का बागडोर, केंद्र का बागडोर संभाल लिए, तब से आप इस चीज़ को देख लीजिए, आप भी मीडिया के आदमी हैं, आप इस चीज़ को देख लीजिए, तब से सीमांचल और क्या बोलते हैं बिहार उनको याद आता है। देखिए एक बात मैं बताऊं, देखिए एक बात फैक्टिकल, देखिए आरोप लगाना अपनी जगह, एमआईएम हैदराबाद से बाहर 2014 के बाद ही निकली, उससे पहले वहीं थी, उसके बाद वो महाराष्ट्र गए, बिहार में आए, कई जगहों पर गए। सवाल ये है कि अगर वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से उनके लोग चुनाव लड़ते हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो यहाँ के चुनाव नहीं लड़ते हैं ना, चुनाव कौन लड़ते हैं? अख्तरुल ईमान लड़ते हैं, वो पहले आरजेडी में भी थे, जेडीयू में भी थे, एमआईएम से आकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अख्तरुल ईमान यहाँ के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। या जिस तरह वो क्या नाम है, एमजे अकबर आकर के यहाँ से चुनाव लड़े, शहनवाज हुसैन आकर के चुनाव लड़े, वो यहीं के है, यहीं अगर चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी पार्टी हो सकती है, अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और अख्तरुल ईमान एमआईएम से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें क्यों प्रॉब्लम है आपको? अच्छा चीज़ याद आ गया, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा। ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब का एक बयान मैंने सुना कि पार्टी लेने के लिए हमारे हैदराबाद में बहुत सारे लोग आए थे, और अख्तर साहब ने भी ये कहा कि पार्टी को बिहार लाने के लिए बहुत सारे लोग गए थे, पर ओवैसी साहब ने कहा कि नहीं, मैं किसी के हाथ पार्टी नहीं दूंगा, अगर अख्तरुल ईमान साहब हमारे पार्टी को सींचते हैं, संवारते हैं, तभी मैं पार्टी दूंगा। अच्छा, आप एक बात बताइए, 10 साल से 2015 से 2025 तक ओवैसी साहब पार्टी को लाए हुए हैं बिहार में। खुदा ना खास्ता कल अगर अख्तरुल ईमान साहब बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं और ओवैसी के दामन को छोड़ देते हैं, तो क्या ओवैसी साहब फिर किस पर भरोसा करेंगे और किसको सीमांचल का नेता मानेंगे? मेरा सवाल ये है। और उन्होंने जो 2015 से लेकर 2025 तक बिहार का जो वातावरण को अलग से चेंज कर दिया है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिहार का कौन सा वातावरण चेंज हुआ? देख लीजिए ना भाई। अगर किशनगंज के मुद्दे पर बातचीत हो रही है, दुनिया भर में यहाँ के मसाइल पर गुफ्तगू हो रही है, आपके यहाँ बाहर के लोग ला करके मदद करते हैं, स्कूल खुल रहा है, एनजीओज आ रही है, आपकी इश्यूज़ का दुनिया को अगर पता चल रहा है कि देखिए बिहार में 2005 तक तो किसकी सरकार थी? एक मिनट और बात सुन लीजिए। 1990 तक कांग्रेस की थी, आरजेडी की सरकार बनी 15 साल, और उसके बाद से 2005 से अभी तक नीतीश कुमार है। अब मुझे बताइए कि ठीक है, आप कह लीजिए कि अगर आपका सीमांचल पिछड़ा हुआ है ना, तो वैसे को जिम्मेदार ठहरा दीजिए, लेकिन आपको 5 तक कितना आपके यहाँ डेवलपमेंट हुआ? कितने स्कूल, कितने अस्पताल, कितने कॉलेजेस खुले आपके यहाँ? आप बात समझिए, ओवैसी साहब को जिम्मेदार इसलिए नहीं ठहराया जा रहा है कि यहाँ की बदहाली ये है। आप समझिए 2005 में जंगल राज, 2010 में जंगल राज, 2000 सुनिए ना उससे पहले अरे भैया सुनिए तो बता तो रहे, और आप बोल रहे हैं जंगल राज था। नहीं, सिर्फ किस 2005 आधार पे बोल रहे हैं? हम पूछ रहे हैं, हम बता रहे हैं, मेरा बात तो सुनिए, पूरा कंप्लीट होने दे। 5 में जंगल राज, 10 में जंगल राज, 15 में जंगल राज, 20 में जंगल राज, और फिर बोलता है 25 में जंगल राज। क्यों पता है? पिछड़ा, दलित, गरीब, गुरबा, अल्पसंख्यक का आवाज़ उठाता है लालू यादव, जिसने गरीब को हक दिलवाने का काम किया। तो ये लोग गरीब गुरबा का आवाज़ को दबाने का काम, मनुवादी लोग, ये से लोग आरोप लगाने का काम करते हैं। और जो जंगल राज की बात बोल रहे हैं, तो एनसीआरबी का डाटा भी तो सुन लीजिए, तो जानकारी होगा ही। अब पत्रकार महोदय, मैं हर जगह बताता हूँ, 1 लाख से ज़्यादा अगर किडनैपिंग हो जाता है, 65,000 से ज़्यादा हत्या हो जाता है, 30,000 से ज़्यादा रेप हो जाता है, 25,000 से ज़्यादा चोरियां हो जाती है, तो ये क्या है? आप जिस बिहार की बात कर रहे हैं, पहले का 2,97,00,000 परिवार वास करता है यहाँ बिहार के अंदर। बात समझने में कुछ 1 मिनट, 65% महिलाओं के बदन में खून की कमी है। इसका जिम्मेदार कौन? आज एक बात बताने का काम कीजिए आप मुझे कि देश की प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख है, और उस बिहार में प्रति व्यक्ति आय 55,000 है। बिहार जब आते हैं, देश की प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख, 1,75,000, बिहार में 55,000, और सीमांचल क्षेत्र में जब आ जाइएगा तो मात्र 22,000 है। मतलब कि अगर देश दिल्ली में बैठा व्यक्ति जो कमाई 25 दिन में करेगा, हम सीमांचल वासियों को उसी पैसे को कमाने के लिए 13 से 14 महीना लग जाएगा। तो ये बात कौन जिम्मेदार है ना? जिम्मेदार नीतीश कुमार है, 20 साल से सत्ता में वो बैठे हैं। तो आपने क्यों नहीं सवाल पूछा? उनके लोगों को आप जिताते रहे, एमएलए बने, वो सीएम रहे, तो आप इसके लिए क्यों नहीं जाएंगे? आपने आंदोलन क्यों नहीं चलाया? आप उनकी पार्टी के जो नेता आपके यहाँ थे, उनसे आपने क्यों नहीं मांगी? बात समझिए ना, नहीं सुनिए, बात समझिए। नहीं, 2015 में एक बात देखिए, आप पार्टी के आदमी हैं अपनी जगह, लेकिन मेरी बात सुनिए, 2015 में तो सरकार थी ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे? तेजस्वी यादव, जिनको अपना लीडर मानते हैं। 2.5 साल तक सरकार चली, 2 साल तक सरकार चली, 2020 के बाद भी सरकार चली, तो क्यों नहीं आप लोगों ने इन मुद्दों को उठाया कि अब तो हमारी सरकार है?
आपके मुद्दे को हल किया तो जाए। आपको तो ये जानना होगा ना भाई, आप आरोप लगा के भाग नहीं सकते हैं ना। 17 महीने में क्या काम हुआ वो जानना होगा। आप क्या- नहीं, बात समझिए, क्या हुआ? आप क्या- बात क्या हुआ समझिए, आपके इलाके बात में? बता रहे हैं ना। इलाके 17 महीने में आपके इलाके में क्या काम हुआ बिल्कुल, बताइए बहुत हमको। बढ़िया बात इसका सवाल। कोई पंचायत नहीं बचा होगा जिस पंचायत में एक ना एक नौकरी नहीं मिला होगा। 5 लाख से अधिक नौकरी क्या इंग्लैंड में दे दिया तेजस्वी यादव ने? 3.5 लाख नौकरी प्रक्रिया दिन करा दिया, इंग्लैंड में दे दिया। बिहार में नौकरी उन्होंने हाँ, दी। तो बिहार तो किशनगंज अभी कहाँ भी है? अच्छा, इंग्लैंड में नौकरी है। मिला। 1 मिनट, 4.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक को परमानेंट कर दिया, वो इंग्लैंड में है क्या? बिहार किशनगंज नहीं, ये है ना। बताइए, उसके कोई बाद स्कूल खोला उस बीच में? बात कोई सुनिए, कॉलेज खोला मैं आपके यहाँ? अस्पताल खोला? बता रहा हूँ 200 दवाइयाँ मुफ्ती सदर अस्पताल में, उसको 600 करने का काम किया है तेजस्वी यादव ने किया। IT पॉलिसी लाया, टूरिज्म का पॉलिसी लाया। देखिए ये तो बात जब आप यहाँ के अभी आप बताएं, यहाँ हमारा मुद्दा ये है कि वहाँ के लोग ज्यादा कमाते, यहाँ के लोग कम कमाते। तो ऐसा कौन सा काम हुआ जिससे आपकी पसमानदगी, आपके इलाके का पिछड़ापन दूर हो? वो बताइए। देखिए डेवलपमेंट कौन मुझे अगर कोई है ऐसा तो बताइए। अमन जी से देखिए, वो बताइए। पार्टी अपनी जगह, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम पार्टी के स्पोक पर्सन के तौर पर बात कीजिएगा तो अलग है, जवाब कुछ भी दे दीजिए। सरकार 2 बार बनी आपकी, आपके इलाके के पिछड़ापन को दूर करने की। कितने हाँ, तो ये कहिए कि क्या हम मुख्यमंत्री बन गए थे? इस बार पूर्ण हाँ, तो बहुमत ये से सीधा आ रहे सवाल कीजिए ना। हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे तो यहाँ के हक हुकूक की बात करेंगे और बहुत कह रहे हैं। आपने बड़े भाई एक बात कही थी कि क्या डॉक्टर जावेद जी ने जो है एएमयू सेंटर को लेकर अपने सारे सांसदों को लेकर जो है HRD मिनिस्ट्री से कोई बात protest की। किया? कोई protest यकीनन का यकीनन मतलब ये यकीनन बोला था मैंने। मैं दिखा रहा आपको 9/12/2024 का उनका एक लेटर है। ये आप देख सकते हैं। देखिए, आप कैमरामैन भाई साहब थोड़ा इसको जूम करेंगे। सारे MPs का सिग्नेचर है और जस्ट उसके बगल में एक फोटो है, सारे MP खड़े हुए हैं वहाँ। आप देखिए इस फोटो को, जो ऑपोजिशन के सारे MP हैं वो सारे खड़े हैं और उसमें लिखा है बाज़ाब्ता फंड फॉर AMU किशनगंज। हाँ बिल्कुल, बहुत आपने एक बात कही, इस आरोप को मैं सिद्ध कर दूं ठीक है, अच्छा कि हमारे सांसद हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से प्रयासरत रही है और ऑपोजिशन के जितने भी लोग हैं AMU सेंटर को लेकर, फंड दिलाने को लेकर जो है सदन से लेकर सड़क तक हमारे लोग जो है, हमारे सांसद, हमारे MPs, हमारे MLAs, हमारे MLC, हमारे राज्यसभा, सारे लोग जो है प्रयासरत में। मगर ये जो हुकूमत है, ये जो गूंगी और बहरी जो एक विचारधारा वाली हुकूमत है, ये कहीं ना कहीं इसको दरकिनार करने का काम कर रही है। आपने बता दिया कि AMU सेंटर एक बड़ा मुद्दा है। आप लोग चाहते हैं भी अगर अगली सरकार बनती है, हालांकि स्टेट के हाथ में ज़्यादा नहीं रहेगा, सेंटर के हाथ में है। इसके अलावा आप लोग क्या और चाहते हैं किशनगंज में या सीमांचल में हो? सीमांचल में और किशनगंज में हो, ये हो कि यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे आप यहाँ देखिए मक्के का पैदावार है, तेजस्वी यादव हमेशा उस पर बात रखते हैं। यहाँ अनारस, इसका पैदावार है, इसको लेकर के अगर उसका प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए। मखाना है, अब यहाँ हमारे किशनगंज में ड्रैगन फ्रूट्स का भी खेती होता है, बड़े पैमाने पे उत्पादन होता है। अगर प्रोसेसिंग यूनिट लगेगा तो जो चीज़ किसान मजबूर है कि यहाँ कम दर पे छोड़ देता है, वही दिल्ली और कलकत्ता की मंडी में जाता है तो उसका कीमत 3 गुना 4 गुना हो जाता है, वो मिल नहीं पाता। और मखाना भी है। तो ये सब चीज़ है अगर प्रोसेसिंग यूनिट। और एक बात समझिए कि तेजस्वी यादव जो बोलने का काम किए कि हर पंचायत के अंदर, जैसे एक बात देखने का काम कीजिएगा, जब मकई किसान सुखाने का काम करता है उसके पास जगह नहीं है, रोड पे सुखाता है, तो उसी चक्कर में कई दफ़ा एक्सीडेंट होते हैं और उसके कारण कई जाने जाती है। तो उसका व्यवस्था करने के लिए हर पंचायत के अंदर एक स्टोर करने का व्यवस्था खड़ा करने का काम करेंगे। ये विजन है तेजस्वी जी का। और कल ही तो 25 एजुकेशन वगैरह को लेकर क्या है कि हर पंचायत में 1-2 मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, इस तरह का कुछ है? आप लोगों की डिमांड है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने शायद सर कल हमारा वो संकल्प पत्र नहीं देखा है। हमारे संकल्प पत्र में है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई। तो सबके लिए, आपके सीमांचल के लिए देखिए, सीमांचल भाई आप लोग काट देते हैं क्या? ये सीमांचल आप किस मतलब आप ये भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। भाजपा सुनिए, बात समझिए। हाँ। आप भाजपा की मंशा क्या है? अभी एक देखिए, आप ही बोले कि सीमांचल बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो कोई इलाका जब पिछड़ा हुआ होता है उसके लिए उसको स्पेशल पैकेज दिया जाता है। यकीनन तो हमारे उसी के नेता लिए ने तो कहा है कि सीमांचल तो आप लोग बोलिए कि स्पेशल मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि फिक्रमंद हमारे तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार के लिए हैं, खासकर सीमांचल के लिए हैं। और सीमांचल से उनका ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जीत कर जाएगा और बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो सीमांचल की बदहाली को दूर करने के लिए वो स्पेशल स्टेटस का जो पैकेज होगा वो देने का काम करेंगे। वो उनके एजेंडा में है।
ख्वाबो ख्याल में नहीं है, एजेंडा में है। कहाँ है उनका एजेंडा? एक मिनट उनका एजेंडा में है। अगर उनको बिहार का नौजवान, बिहार का वोटर, बिहार का मतदाता उनको मौका देती है तो वो सरकार बनाकर सीमांचल आयोग का गठन करके अब फंड देकर यहाँ सीमांचल का भला करने का काम करेंगे। और इसमें मैं एक बात जोड़ देना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार जी हमेशा से ये कहते हैं कि हमारा बिहार पिछड़ा है, उसको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। और जब वो जेडीयू और भाजपा के साथ होते हैं, गठबंधन में होते हैं, तो वो स्पेशल स्टेटस का दर्जा को भूल जाते हैं। पता नहीं किस गफलत में वो चले जाते हैं। सीना पीट पीट कर बोलते हैं कि हमको हमारे बिहार को स्टेटस दे दीजिए, बिल्कुल, है ना। और जब वो केंद्र में आप सहयोगी दल बने हुए हैं, आपके वजह से केंद्र में सरकार चल रहा है, तो आप अभी क्यों नहीं सीना ठोक ठक कर बोलते हैं कि हमारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, नहीं तो मैं आपका सरकार को गिरा दूंगा। क्यों नहीं कहते हैं? ये नीति देख लीजिए कितना खराब नीति है। लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने कह दिया कि मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूं तो बिहार को मैं एक नया बिहार बनाने का कोशिश करूंगा और सीमांचल को डेवलपमेंट काउंसिल बनाकर सीमांचल का मैं बदहाली मोदी के हनुमान के बारे में जानते हैं आप? मोदी का हनुमान कौन है? चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी किस मंत्रालय, कौन मंत्रालय उनके पास पता है? बिहार के लोगों को पता है? पूछिए, यहाँ लोग खड़े हैं। क्या दिया उन्होंने? फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक भी लगा बिहार में? अच्छा, ये टिक्की वाले बाबा अभी जो बोल रहे हैं कि मुसलमान को टिक्की पकड़ के निकाल देंगे, तो टिक्की तो मुसलमान नहीं रखता है, जो रखता है वो लोग सजग हो जाए। सुनिए बात समझिए, 9 टेक्सटाइल पार्क आया बिहार, ये देश के अंदर एक भी टेक्सटाइल पार्क लगाया? ये गिरिराज सिंह किशनगंज की हृदय स्थलीय जगह गांधी चौक पे आके खड़ा होके बोलता है, हिंदू मुसलमान में फ्रिक्शन करने की बात बोलता है। हमारी लड़ाई भाजपा से, ये बीच में साइड से आ जाते हैं, मुझे वोट दो। आपका विजन क्या है? 5 जीत जाओगे, 4 जीत जाओगे, 8 जीत जाओगे, क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे भाई? नहीं करोगे क्या? जो आवाम को बताना होगा कि आवाज उठाने वाला कोई ना हो, लीडर पोजीशन में ना हो। 8 से 9 हो पाए हैदराबाद में? 8 कितने सीट पे चुनाव लड़ते हैं? यहाँ पर कोई एमआईएम का बंदा नहीं है। देखिए मैं उनकी हिमायत नहीं करूँ, मैं उसका कोई बंदा नहीं है। चुनाव लड़ते हैं, देखिए हम यहाँ के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, आप उनका कोई बंदा होगा जवाब देगा। देखिए मैं जवाब, मैं तो सीमांचल के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ ना, आप बीच में ले आते हैं ना उसको। मैं तो इसी के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि मेरा यह है कि देखिए सीमांचल के मुद्दे हैं, इश्यूज हैं। पूरे बिहार में ये इलाका सबसे ज़्यादा पसमादा माना जाता है, पिछड़ा है ना। तो वो कैसे आगे बढ़े, डेवलपमेंट कैसे हो, तरक्की कैसे हो, इसके लिए यहाँ के जो लोग हैं, आपको भी अपना एक रोड मैप बनाना होगा। अगर सरकार बनती है तो आपके पास पूरा होना चाहिए प्लान कि हमें ये चाहिए, हमारी मांग है, हम इसलिए वोट करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये तो वही तो मैं कर रहा हूँ। एक देखिए कुछ फंड क्या होता है, तमाम इलाकों के लिए होता है। हमने तो कहा आपको कि भाई हमारे संकल्प पत्र कुछ वो होगा जो आपके स्पेशल इलाकों के लिए होगा। बिल्कुल होगा, ये दिखाने का काम। बताइए। हमारे संकल्प पत्र को शायद सर आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, उसमें 25 बिंदु कहीं पर भी सीमांचल हो रहा है। ठीक है, हमारे नेता ने हमारे जो नेता है, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री चेहरे हैं, उन्होंने अपना जो विजन है, अपना जो विचारधारा वो स्पष्ट कर दिया। आप शायद कोचा दमन के अलता कमलपुर का जो चुनावी सभा में आपने नहीं सुना कि हम जो है सीमांचल के डेवलपमेंट को लेकर सीमांचल आयोग का गठन करेंगे, उससे स्पेशल पैकेज के द्वारा जो है सीमांचल का विकास कराएंगे। और अब क्या चाह रहे हैं आप? भाजपा का प्रवक्ता की तरीके से बात कर रहे हैं साहब। अब किस तरीके से आपको साबित करें? लिखित नहीं, मैंने पूछा कि मैंने सवाल किया। देखिए यही आप लोगों की गलत प्रॉब्लम है। मैंने सवाल किया कि 15 में आपकी सरकार बनी, कितने महीने के लिए? अरे जितने महीने में एक स्कूल खुल सकता था, मंत्री चारा कौन था? 2 साल में एक स्कूल नहीं कायम हो सकता था? 2 साल में एक स्कूल नहीं कायम हो सकता था? नहीं, मुझे ही बताइए आप यार, आप लोग कैसे हैं? मैंने आपके मुद्दे के लिए बात की था, मुझे भाजपा का प्रवक्ता कह रहे हैं। नहीं, अरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर था ना, एक स्कूल नहीं खोल सकते थे? मुख्यमंत्री करेंगे? क्या बदतमीजी कर रहे हैं? अरे क्या बदतमीजी कर रहे हैं? मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप बदतमीजी कर रहे हैं ना। आपने कभी सत्ता से सवाल पूछने का? अरे हमेशा सवाल क्या है ना, आप मिले टाइम्स को खोल कर देखिए ना। आपने गिरिराज सिंह से पूछने का काम किया, आपने बिहार के हनुमान से पूछने का काम किया। हो गया आपकी बात, हो गई बात, आप बात कीजिए, हो गई बात आपकी, बात कीजिए। आप हो गई बात की प्रवक्ता की जैसे बात कर रहे हैं, आप हमसे हमारी जो मूलभूत समस्या, आप उन पे बात कीजिए।
हो गई बात आपकी? मुद्दे पे बात कीजिए। आपकी हो गई बात? बिल्कुल। आप अपने नेता तेजस्वी यादव को कॉल करके पूछ लीजिए। मैं कल ही उनका इंटरव्यू करके आया हूँ। आप मिलर टाइम्स को खोल कर देख लीजिए, मेरा अकाउंट को खोल कर देख लीजिए। मैं रोजाना सब मेरे ऊपर कई मुकदमे दर्ज है, बीजेपी से सवाल करने की वजह से, योगी से सवाल करने की वजह से, गिरिराज से सवाल करने की वजह से। आप इस तरह बोल रहे हैं। अरे मैं बात कर रहा हूँ आप लोग। अरे मैं कह रहा हूँ कि आपकी सरकार बनी 15 में, आपके लिए स्कूल कोई खुला तो आप कह रहे भाजपा के प्रवक्ता है। जैसे नहीं, जैसे सुनिए, जैसे बीजेपी वालों से सवाल किया जाता है ना कि रोजगार क्यों नहीं मिला, तो कहा जाता है कि आप वो क्या बोलते हैं, एंटी देश हो गए, अब देश विरोधी हो गए। वही सवाल आप कांग्रेसियों का है। अरे मैंने सवाल पूछ दिया कि आप कहीं स्कूल खुला तो आप कह रहे बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। अरे आपका वही हाल है। कैसे मुसलमान तरक्की करेगा, कैसे इस इलाके के लोग तरक्की करेंगे? नहीं, अरे आप फायर हो रहे हैं। जो बीजेपी वालों का हाल है, सवाल करो कि रोजगार मिला, सवाल करो कि स्कूल खुला, तो कहते कि नहीं तुम तो एंटी देश हो, तुम मोदी पर सवाल कर रहे हो। अब वही आपकी प्रॉब्लम है कि आप सरकार पर सवाल कर रहे हैं, तेजस्वी सवाल नहीं पूछ सकते। अरे हम किस पे बात कर रहे हैं? आप शिक्षा पे बात कीजिए। तो आप लग रहे हैं हम क्या सवाल क्या कि स्कूल है? पे बात कीजिए। अरे तो किस पे बात हो रही है? आप डेवलपमेंट पे बात। अरे तो किस पे बात हो रही है? लेके चले जा रहे हैं सर। कहाँ लेके जा रहे हैं? योगी जी हम क्या मोदी लेके गए? आप बात भाई हम कहाँ मोदी योगी लेके गए? आप सत्ता भाई से सवाल आपने पहला जुमला गलत बोला, माफी मांगे कि आपने बीजेपी का प्रवक्ता बोला? नहीं, इनको समझाइए। अरे आप माफी मांगे कि आपने बीजेपी का प्रवक्ता बोला? नहीं, तो आप नहीं, आप 2005 से लेकर 2025 तक में नीतीश कुमार। अरे भाई आप जरा बताइए मैंने कब गलत बोला? आप अरे मैंने सवाल कर दिया तो आप बोलेंगे बीजेपी का प्रवक्ता है क्या? 2025 तक में मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नहीं, देखिए आप बात तेजस्वी यादव पे सवाल नहीं कर सकते। हमारे नेता के अंदर में जितना सक्षम थे, हमने 5 लाख नौकरी इस बिहार में देने का काम किया। अमन बाबू एक सेकंड बात समझिए। आप एक चीज समझिए। नहीं, मैंने सवाल किया, आप बोलेंगे बीजेपी का प्रवक्ता। बीजेपी की प्रवक्ता जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि अगर उनसे सवाल पूछ दो मोदी के बारे में, वो बोलेंगे आप देश विरोधी हो। यही तरीका है ना। आप ये बात उनको आप एक बात एक मिनट हमको देश विरोधी साबित कर रहे हैं। आप हमको अच्छा एक मिनट मेरी बात समझिए। मेरी एक बात समझने की आपको जरूरत है कि बात समझिए कि नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से मुख्यमंत्री है ना। अरे हमने इतनी देर की बात में हमने एक बार भी नीतीश कुमार का सपोर्ट किया? हमने बीजेपी का सपोर्ट किया? हम बात करें कि आपके यहाँ स्कूल खुला, कॉलेज खुला, हमने क्या सवाल किया कि 2015 में सरकार बनी, 2020 के बाद सरकार बनी, आपके इलाके में स्कूल कॉलेज खुला, तो आप करेगा बीजेपी के स्पोर्ट पर्सन भर के बात कर रहे हैं। आपने यही कह दिया ना। समझिए तो बात समझिए। आज आप मीडिया से साथी है ना बंधु, आप नहीं इस गुफ्तगू हम यही पर खत्म कर दे भाई। एक मीडिया के साथी है ना भाईजान, आप हमको ये बताने का कष्ट करें आज देश के अंदर मीडिया का क्या स्थिति बना हुआ, आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। भाई ऐसी जवाब देने की वजह से नहीं, जब मीडिया वाला सही सवाल करेगा तो आप बोल देंगे आप देश विरोधी हो, जैसे आप बोले बीजेपी के प्रवक्ता हो। नहीं आप लोग तो वही सोच होगे ना जो भाजपाइयों की सोच है। बात समझिए ना, भाजपा की सोच अलग है। अरे वही है ना, सोच अलग है भाई। हम स्कूल कॉलेज की बात कर रहे हैं आपके यहाँ, आप मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं। चलिए ठीक है। आप बात हमने सत्ता वाले से सवाल पूछना, मीडिया क्या सवाल किया कि 2015 में आपकी सत्ता थी? यही ना सवाल किया कि मुख्यमंत्री कौन? अरे तो आप जवाब दे दीजिए। हमारा क्रेडिट लीजिए ना भाई। ये चाहे कि एक मिनट आप आरोप लगा रहे हैं ना। अगर आरोप नहीं लगा रहे, हम पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे क्या हुआ नहीं हुआ। आप सच बोलिए झूठ बोलिए। 15 महीने में आप कह रहे बार-बार क्या किया आपने कहा कि सरकार में आप लोगों के सीमांचल में क्या खुला, स्कूल खुला नहीं खुला। तो ये सत्ता में जो बैठे लोग हैं भाजपा के लोग थे, 17 साल 18 साल बिहार में उन लोगों ने राज किया, प्रॉपर राज किया। और बीच बीच में महागठबंधन के राजद के उप मुख्यमंत्री बने, तो उप मुख्यमंत्री डबल इंजन। हाँ 11 साल तो केंद्र में भी रहा। अभी डबल वो इंजन। लोग कभी नहीं चाहेंगे कि सीमांचल का विकास हो और सीमांचल के लोगों का ये हो। तो मैं ये कहता हूँ कि आप प्रॉपर, मैंने अब इससे पहले भी कवल कहा कि प्रॉपर अगर मुख्यमंत्री हमारे बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को बनाते हैं तो जो सीमांचल से जो 6 लोग जीत कर जाएंगे, जो सीमांचल का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो लोग सारे लोग मिलकर एक एजेंडा पे काम करेंगे कि हमारे सीमांचल में क्या क्या कमी है, क्या बदहाली है, किसको दूर करना है। तो वो करने का काम कौन करेगा? वो मुख्यमंत्री करेगा। जो संबंधित विभाग के मंत्री होंगे वो करेंगे। तो हम लोगों का भी यही एक रीजन और विजन है कि हम लोग यहाँ से ज़्यादा तादाद में इंडिया गठबंधन के लोगों को जीत कर भेजाने का काम करें, और जो यहाँ सीमांचल का बदहाली है, जो आप जो कह लीजिए, उसको दूर करने का काम हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी करने का काम करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। इस चर्चा को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और जगह। जब तक अल्लाह हाफिज़।